छात्रों, हम लोगों ने देखा कि छायावाद का अंत 1936 में होता है और उसके बाद प्रगतिवाद प्रारंभ होता है। 1943 में जब तार सप्तक छप कर आता है तो वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। जब देश को आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जो नया विश्वास भरोसा व्यवस्था पर कायम हुआ, तो 50 के दशक में हम नई कविता की लहर देखते हैं और उसके बाद मोह भंग की प्रक्रिया आती है। व्यवस्था से एक तरह से लगने लगता है कि जिस उम्मीद से आज़ादी मिली थी उस उम्मीद पर आज़ादी खरी नहीं उतर रही है। तो कई तरह के परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन में कविता की दुनिया में, कवि की चेतना की दुनिया में भी परिवर्तन होता है। अभी जो बात करेंगे वह है 60 के दशक की कविता, यानी नई कविता जो समाप्त हो जाती है तो 60 में जो कविता आती है उस कविता के बारे में बात करेंगे। 60 जैसे ही आता है 1960 की लघु पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ जाती है। कई सालों से कई पत्रिकाएं छपने लगती हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं समिधा, उत्साह, लय, अभिव्यक्ति, कविता, उत्कर्ष, विन्यास, श्मशानी पीढ़ी, आमुख, अंतर, अगली कविता, आवेश, सर्वनाम, विचार, वाम, गंतव्य, शब्दांशु, नया, निकेत, हस्ताक्षर, अनाहुत, अंकन, फिर, रचना, तेवर आदि। इसके अलावा भी पत्रिकाएं हैं। तो अनेक पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाएं छप के आती हैं और इन पत्रिकाओं की एक खासियत है कि जितनी पत्रिकाएं हैं उतने तरह के आंदोलन हैं। लघु पत्रिकाओं की छत्र छाया में कविताओं के कई वाद पलने लगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने तो ऐसे वादों के 4 दर्जन नाम गिनाए हैं। 4 दर्जन, 12 चौक 48 वाद प्रारंभ होता है वहां से। कुछ नाम है सनातन सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांतक कविता, उत्साहवादी कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता, सकविता, अन्यथावादी कविता, विद्रोही कविता, विकविता, अभिनव कविता, आधुनातन कविता, नूतन कविता, एवसर्ड कविता, बीट कविता, ठोस कविता, कोलाज कविता, टटकी कविता, ताजी कविता, अगली कविता, शुद्ध कविता, नंगी कविता, गलत कविता, सही कविता आदि। तो जो नाम है ऊपर में आप देख रहे हैं, ये नाम 2-3 वर्षों के लिए चलते हैं और फिर नाम ये खत्म भी हो जाते हैं। ये आंदोलन लंबे समय तक टिकता नहीं है हिंदी साहित्य में। हम लोगों को समझना है कि लघु पत्रिकाओं की जो इतनी बाढ़ आ गई और कविता के जो अनेक वाद आ गए, ये क्यों आए, कैसे आए? क्या इन वजहों से ये वाद आए कि कवियों के मन में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, अपने को प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा थी, अपने को बड़ा करने की आकांक्षा थी, या नाम कमाने की आकांक्षा थी, या कोई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठोस वजह है? नई कविता में प्रयोगवाद की तुलना में कवियों में आस्था के स्वर ज्यादा थी। वजह क्या थी? देश को आजादी मिल गई थी उस दौर में, तो कवियों में एक तरह के
की आस्था थी। अनास्था भी थी, लेकिन आस्था की प्रबलता थी। यहाँ यह बात कह देना जरूरी है कि कोई भी बात ऐसा नहीं है जिसमें विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं। किसी किसी बात की में कोई प्रवृत्ति विशेष विशिष्टता हासिल कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जो प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है या मर जाती है। भक्ति काल में भी हम लोग देख सकते हैं, रीति काल में भी देख सकते हैं। भक्ति काल की बहुत सारी बातें रीति काल में हैं, रीति काल की बहुत सारी बातें भारतीय हिंदू युग में है। उसी तरह से यहाँ भी है। ये जो आस्था के स्वर थे नई कविता में, वो वजह क्या थी? समाज, सत्ता, व्यक्ति, सिद्धांत, विचार से उम्मीदें बन गई थी। आजादी के बाद संघर्ष करके जो देश आजाद हुआ हो, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में, कवियों के मन में एक उम्मीद बन गई थी, जो 60 तक आते आते दरकने लगी। जो अपेक्षा थी सत्ता से, व्यक्ति से, सिद्धांत से, वे चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी, टूटने लगी, दरकने लगी। कवि का भरोसा टूट गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सही लिखा है इसकी पहचान करते हुए अपने इतिहास में, आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास वो लिखते हुए, तो उसमें कवियों के उगाए हुए सूरज में रोशनी नहीं आई। सूर्य का स्वागत व्यर्थ चला गया। अहंग के विसर्जन की जगह कवि आहंग में ही विसर्जित होते गए। राजनीतिज्ञों के वादे की तरह कवियों की आस्थाएं झूठी सिद्ध हुई। इसलिए 7वें दशक के पहले दौर से अस्वीकार और नकार का स्वर अधिक मुखर होकर आया और आगे चलकर यह एक व्यवस्था ही बन गई। 7वें दशक तक आते आते 1960 तक आते आते ऐसा हुआ कि कवियों में अस्वीकार की भावना, सत्ता को अस्वीकार, सिद्धांत को अस्वीकार, ये तमाम चीजें उसमें आने लगी। इस अस्वीकार और डकार के पीछे है तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सिस्टम। आजादी मिलने से एक नई उम्मीद बन गई थी। मैंने पूर्व में भी इस बात पर जोर दिया, लेकिन देखा यह गया कि पूंजी और लोकतंत्र का गठजोड़ हो गया। यानी जिसके पास पूंजी थी वह लोकतंत्र का खरीदार बन गया। राजनीति में जाति का जो उठापटक थी वह कायम हो गई। भाई भतीजावाद देखने के लिए मिला। पदों के बंटवारे में और सत्ता के बंटवारे में वर्ग भेद था। अमीरी और गरीबी के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा थी। हिंदू मुसलमान के बीच भी झगड़े थे। तो इससे क्या हुआ कि जो एक राष्ट्रीय चरित्र था देश का, वह धुंधला हो गया, वह काला पड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि आजादी के पाले हुए जितने भी सपने थे और उसका जो मोह था वह टूट गया। मोहबंद टूटने से कवियों के पास 2 रास्ते थे कि अब क्या करें। आजादी मिली, फायदा हुआ नहीं, और अब जो समय है उस समय में कवि क्या करें। उनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि सत्ता से सट जाए, सत्ता के पास चला जाए, और दूसरा रास्ता ये था कि सत्ता के खिलाफ खड़े हो। कवि सत्ता के खिलाफ गए, और जो लोग सत्ता के खिलाफ गए वहां देखने को मिला कि 2 तरह की प्रवृत्तियां कवियों में पाई गई। एक प्रवृत्ति हताशा की थी। उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी दिशा में क्या किया जाए। तो जो हताशा में जो कविता लिखी गई वो कविता मौजूद है, और दूसरी तरह की कविता मौजूद है जो बदलाव के लिए, कि जो सिस्टम था, जो सत्ता थी, जो सिद्धांत थे, जो चीजें थी, उसको बदलने की कोशिश थी। ये दोनों प्रवृत्तियां 60 के दशक की कविताओं में पाई जाती हैं। अगर राजकमल चौधरी की अनास्था है, हताशा है, तो धूमिल भी है, जहां बदलाव की छटपटाहट के स्वर बहुत प्रबल है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। ये तो दूसरे भाग का जो हिस्सा है, तो उन्होंने 60 के दशक की कवियों को 3 वर्गों में बांटा है। निषेध मूलक, जो नकारने वाले लोग हैं, जो हताशा में जो जीते हैं उनके लिए, और जो बदलाव में विश्वास रखते हैं उसमें संघर्ष मूलक, और जिनको भरोसा था वो आस्था मूलक। ये 3 तरह की प्रवृत्तियां और 3 तरह के कवि और 3 तरह के वर्ग बनते हैं कवियों के, कविताओं के। तो पहला जो वर्ग है वो है निषेध मूलक कविता। निषेध मूलक आंदोलन को विद्रोही पीढ़ी, अभिनव काव्य, पीठ कविता, अकविता आदि संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। 60वें दशक के आरंभ में 7 कवियों की कविताओं का एक संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही कविता के नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 14 कवियों में जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशव, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, शनिमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं कि हिंदी में बाद में कई कवि गायब हो गए, कुछ जीवित रह गए, इनकी कविताएं मौजूद हैं। और ये जो 14 कवि थे, इन लोगों ने दावा किया कि हमने अभिनव काव्य की रचना की है, नया काव्य है ये। तो नए काव्य का दावा हुआ और एक नए काव्य का ये क्या कहते हैं वाद बना अभिनव काव्य का। लेकिन 1964 में इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंदन बेग ने इस काव्य को एंटी पोएट्री या अकविता जैसा नाम दे डाला। उन्होंने तो कहा था कि मैंने अभिनव काव्य लिखा था, लेकिन ये दोनों आलोचक ने कहा कि नहीं, ये अभिनव काव्य नहीं है, यह एंटी पोएट्री है या यह अकविता है। और इसके 1 वर्ष के बाद तो श्याम परमार ने बकायदा अकविता नाम की एक पत्रिका ही संपादित करना शुरू किया। नतीजा हुआ कि ये जो निषेध मूलक कविताएं थीं, जो हताशा में लिखी जा रही थीं, जो नकार में लिखी जा रही थी, इसका नाम ही अकविता पड़ गया। अकविता जो पत्रिका इन्होंने कुछ अंक छापे तो उसमें देखा गया कि शीर्षक अलग अलग अंक के दिए गए। विघटन, शरीर, मृत्यु, नगर और व्यक्ति, एक केंद्रित इन्हीं चीजों पर केंद्रित अंकों का प्रकाशन हुआ। अब कविता में सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को, संगठन की अपेक्षा विघटन को, सूक्ष्म तत्वों की अपेक्षा भोग को, जीवन के दर्शन की अपेक्षा मृत्यु को, गांव की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं को और समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। आप देख रहे हैं कि एक नकारात्मक जो वातावरण है, वो वातावरण और वे खासियत और विशेषताएं आपको नजर आएंगी। और कविता के जो लोग थे उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि रूढ़ियों से मुक्ति, अत्याधुनिक काव्य बोध, अतीत के आकर्षण से मुक्ति, भोगे हुए क्षणों की अभिव्यक्ति, नैतिकता की परंपरागत अवधारणा को नकारना, विरोधाभासों को नया संदर्भ देना, भाषा प्रतीक योजना, बिंब विधान में भिन्नता का दावा करना। तो अकविता में ये चीजें देखी गई, जो घोषणा पत्र उनका जारी हुआ। दरअसल इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है, दुनिया में जो घटनाएं घट रही थी, उसको भी देख लेना चाहिए कि निषेध मूलक कविता के पीछे जो प्रेरणा है, कहाँ से ये चीजें आई हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस विश्व युद्ध के बाद ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में कवियों ने परंपरागत अवधारणाओं पर, नीतियों पर, नैतिकता पर खुलकर लिखा, खुला विरोध किया। फ्रांस में इसे विश्वासघाती, इंग्लैंड में आक्रोशी कहा गया। ये जो कवि लोग थे,
इनका नामकरण हुआ। फ्रांस में कहा गया कि विश्वासघाती कवि हैं और इंग्लैंड में कहा गया कि आक्रोशी कवि हैं। इसके समानांतर अमेरिका में 1952 में बीट जनरेशन की स्थापना हुई। गिन्सबर्ग की एक कविता आई, हाउल संग्रह ही एक आया एक तरह से, और वो प्रकाशित हुआ। पुलिस ने उसको जब्त कर दिया। इसकी खासियत क्या थी? ये परंपरागत चीजों पर बहुत हमले कर रहे थे। समाज की जो नैतिकता थी उस पर उन्होंने हमला किया था। तो पुलिस ने इस संग्रह को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद मुकदमा हुआ, अदालत में बात गई। अदालत ने गिन्सबर्ग के पक्ष में फैसला सुना दिया। नतीजा हुआ कि गिन्सबर्ग का नाम अचानक क्षितिज पर छा गया और यही गिन्सबर्ग 1962-63 में भारत आए, कलकत्ता और बनारस को केंद्र बनाया और अपनी चीजों को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की। गिन्सबर्ग कवियों के पैगंबर बन गए, दूत बन गए, राजदूत बन गए। मलय चौधरी बांग्ला में और राजकमल चौधरी हिंदी में आदि ने बीटनिक परंपरा को आगे बढ़ाया। नगार वाली जो परंपरा है, नैतिकता पर जो गहरी सवाल करने वाली जो परंपरा है, वो ये परंपरा। प्रमुख कवि और प्रवृत्तियां क्या हैं? मुख्य जो इस धारा के निषेध मूलक धारा के जो कवि हुए उसमें जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, कैलाश वाजपेयी, राजकमल चौधरी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, गंगा प्रसाद विमल, मनिका मोहिनी, सौमित्र मोहन आदि। तमाम विशेषताओं के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषताएं हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने परंपरागत तत्वों की अस्वीकृति की। जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं, मुझे अब नहीं रहा है विश्वास बदलते आकाश पर, रिरियाते ईश्वर पर। उच्छृंखल भोगवाद था इनमें। मनिका मोहिनी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। सुबह होने से लेकर दिन डूबने तक इंतजार करती हूँ रात का, जब हम दोनों एक ही कोने में सिमट कर एक दूसरे को कुत्तों की तरह चाटेंगे। विवाह के बाद जिंदा रहने के लिए जानवर बनना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि जो चीजें कविता में व्यक्त हो रही हैं वो भोग की बातें हैं और कई कवियों में ये चीजें मिलती हैं। तीसरी बात थी मानवता के महानाश की कामना इन्होंने की। नकार वाली है, निषेध वाली कविता है। मुझे दहशत नहीं होती यह सुनकर कि पूरा मुल्क आग में झुलसा दिया जाएगा, राजकमल चौधरी लिखते हैं। और इसी तरह से अन्य प्रवृत्तियों का उल्लेख हम कर सकते हैं। लोकतंत्र का विरोध इन्होंने किया, कविता के प्रति हे दृष्टिकोण इनके अंदर था। तो ये चीजें निषेध मूलक कवियों में मिलती हैं। संघर्ष मूलक जो कविता है, इस समूह की कविताओं को युत्सावादी कविता, नव प्रगतिशील कविता, जनवादी कविता, प्रतिबद्ध कविता, वाम कविता आदि का नाम दिया गया इसको। और मूल जो भावना थी इसकी सामाजिक अन्याय, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, असमानता का विरोध किया गया। जो मुख्य कवि हुए उसमें धूमिल हैं, विजेंद्र हैं, कुमार विकल हैं, श्री राम सिंह हैं, चंद्रमौली उपाध्याय हैं, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं, वेणुगोपाल हैं। और कुछ जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को हम लोग देख सकते हैं। सभी प्रवृत्तियों का जिक्र संभव नहीं है। इनकी जो पहली प्रवृत्ति मिलती है वह है वर्तमान व्यवस्था की असंगतियों का चित्रण करना। जो सिस्टम था उस सिस्टम में जो गड़बड़ी थी उस गड़बड़ी को इन्होंने चित्रित किया। भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा, धूमिल ने कहा, सुदामा पांडे धूमिल ने कहा। और इस तरह की भावना, इस तरह का चित्रण अनेक कवियों में मिलता है। यहाँ स्पेस की सीमा है,
लेकिन उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, आधुनिक जनतंत्र पर आक्षेप किया गया। जो जनतंत्र था, लोकतंत्र था, उसकी जो कमियां थी उसके बारे में धूमिल ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। संघर्ष की अनिवार्यता पर जोर दिया। इतिहास कोई पढ़ ले, बिना युद्ध के भला कब निकला है कोई सही हल, हरिहर द्विवेदी ने कहा। और इस तरह धूमिल की कविताओं में और कई लोगों की कविताओं में ये भावना मिलती है। इसी तरह से इन कविताओं में क्रांति की सफलता में दृढ़ विश्वास, काव्य के प्रति प्रतिबद्धता आदि प्रवृत्तियां आप देख सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरा जो वर्ग है, वो आस्था मूलक कविता का है। इस कविता को सनातन, श्रीयोदयी, नूतन कविता और सहज कविता भी कहा गया। इसके जो प्रमुख कवि थे वो वीरेंद्र कुमार जैन, रविंद्र भरमर, कुंतल कुमार जैन, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामदरस मिश्र, बुद्ध सेन निहार, श्याम सुंदर घोष, श्रीकांत जोशी, मोहन वर्मा आदि प्रमुख कवि हैं। इन कवियों ने यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी एवं अनास्थावादी प्रवृत्तियों का विरोध किया। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से प्रयोगवाद के दौर से ही ये चीजें मिलती हैं और इसका विरोध भी होता है और इसका समर्थन भी होता है। लेकिन इन लोगों ने विरोध किया। कविता की कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं। अणुबम की विस्फोट आग से कागजी पुस्तकें सब हो गई राख, अंधा काल पुरुष पढ़ नहीं पाता, समय की पुस्तक पर लिखे नाम, बुद्ध सेन निहार। तो ये मुख्य बातें थी 60 के दशक की कविता जो हुई। छोटे छोटे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में जो चीज़ें मौजूद थी वो दो चीज़ें हम लोगों को याद रखनी चाहिए। एक नकार वाली जो प्रवृत्ति है वह, और दूसरे आंदोलन वाली, बदलाव वाली जो प्रवृत्ति है वह। ये दोनों प्रवृत्ति वहाँ मिलती है। जब भरोसा टूटता है तो स्वाभाविक रूप से कवि दो ओर मुड़ते हैं और उन दो प्रवृत्तियों का 60 के दशक की कविताओं में बाहुल्य है। आप सब देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुने, आपस में बातचीत करें। आपको पुनः पुनः धन्यवाद।